कहानी की शुरुआत में हमें तीन दोस्त टॉय, एवरेन और ईवा दिखाए जाते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच एक पुराने से घर में एक कब्र के पास गए हैं। एवरेन सबको बताता है कि ये कब्र और किसी की नहीं बल्कि मशहूर हथियारे व्हाइट पाइन स्लॉटर की है। टॉय उसकी बात सुन के हंस रहा है, लेकिन एवरेन सबको बता रहा है कि तुम लोग ध्यान से देखो, इस कब्र के ऊपर जो लॉकेट है वो इस हथियारे की माँ का है और कहा यह जाता है कि जब तक ये लॉकेट इसकी कब्र पे रहेगा तब तक ये शांत रहेगा, लेकिन अगर ये लॉकेट हट गया तो उसके बाद ये हथियारा दोबारा जाग जाएगा और अंजाम क्या होगा हम सबको पता है। एवरेन की बातें सुन के टॉय को बहुत हंसी आ रही है और टॉय अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो उस कब्र से उस लॉकेट को हटा देता है और उसके बाद तीनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। वो तीन बाकी सबके साथ जंगल में घूमने के लिए आए थे। वो तीनों तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो तीनों ये नहीं देख पाते कि उस लॉकेट के हटने के बाद उस कब्र में एक हलचल मचती है और उस कब्र से एक हाथ और उसके बाद एक शख्स बाहर निकलता है जो कि दिखने में इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो शैतान अपनी माँ की लॉकेट को ढूंढता है, लेकिन लॉकेट तो वहाँ है नहीं। अब उसे गुस्सा आ रहा है और अब उसके सामने जो भी आएगा उसका अंजाम बस एक ही होगा, एक दर्दनाक और खौफनाक मौत। वो आदमी जंगल में चलता रहता है। जंगल में बहुत कोई आते थे घूमने के लिए, शिकार करने के लिए, लेकिन उस हथियारे को तो अपनी माँ के लॉकेट की तलाश थी। जंगल से चलते चलते वो बाहर निकलता है और वहाँ पे एक घर की तरफ पहुँचता है। वो उस घर की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जो कि उस घर के मालिक बक को समझा रहा है कि तुम जंगल में जाके जो शिकार करते हो अपनी इस आदत को बदल दो, वरना किसी दिन मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। वो आदमी समझने को तैयार ही नहीं है। बक ये कहता है कि मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा और तुम्हें जो करना है तुम करो। फॉरेस्ट ऑफिसर समझ जाता है कि बक उसकी बात ऐसे नहीं मानेगा। वो गुस्से में वहां से चला जाता है और बक भी अपने घर के अंदर चला जाता है और ये सारी बातें वो शैतान सुन रहा था। अब वो बक के घर के अंदर घुस रहा है। बक बाहर गार्डन में है। बक को तो पता भी नहीं है कि मौत उसके घर में घुस चुकी है। वो शैतान उसके घर में घुसता है और आईने को देखता है तो उसे अपना बचपन याद आता है कि कैसे उसकी माँ बचपन में उसे समझाती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब वो इंसान एक शैतान बन चुका है। ये सब कैसे हुआ ये हमें आगे की कहानी में जरूर पता चलेगा। बक भी उस शैतान की आवाज अंदर से सुन लेता है और वो अंदर जाके गोली चलाता है। उसे लगता है कि अंदर फॉरेस्ट ऑफिसर है, लेकिन बक जब उस शैतान का चेहरा देखता है तो बक डर जाता है। बक उसके ऊपर भी गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का असर तो इंसानों के ऊपर होता है, शैतान के ऊपर बिल्कुल नहीं। बक समझ जाता है कि वो मरने वाला है। वो जंगल में बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और अब बारी बक के मरने की थी। वो शैतान बक के पास आता है और बक को तरपा तरपा के मार देता है। बक तो मर जाता है, लेकिन उस शैतान को अभी तक उसकी माँ का लॉकेट मिला नहीं है। वो बहुत बेचैन है। वो अपनी माँ के लॉकेट का पीछा करते हुए जंगल के अंदर घुसता है और जंगल के दूसरे छोर की तरफ जाता है जहाँ पर एवरेन और टॉय अपने दोस्तों के साथ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो सब इस जंगल में कैंप फायर करने के लिए आए थे, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि आज उनका अंत है। वहाँ पर टॉय की गर्लफ्रेंड ट्रिश भी है और ट्रिश एवरेन से कहती है कि तुम जो हथियारे की कहानी बता रहे थे वो कहानी थी क्या, फिर से बताओ तो एवरेन सबको कहानी सुनाना शुरू करता है और कोई ये नहीं देख पाता कि वो हथियारा अभी भी वहीं खड़ा होके उन सब की बातें सुन रहा है। एवरेन सबको बताता है कि 70 साल पहले यहाँ पर एक कंपनी आई जो कि लकड़ियां काटती थी और उस कंपनी ने यहाँ के लोकल लोगों को मजदूर बना दिया। कुछ आदमी जो कि उस कंपनी के लिए काम करते थे उन्होंने यहाँ पर दुकानें खोली और दुकान में महंगे महंगे सामान मजदूरों को बेचना शुरू कर दिया। उसी में से एक दुकानदार का बेटा था जिसका नाम था जॉनी। मजदूरों को उन दुकानदार पे बहुत गुस्सा आता था कि वो दुकानदार इतने महंगे सामान क्यों बेचते हैं और वो मजदूर अपना सारा गुस्सा जॉनी के ऊपर निकालते थे। वो जॉनी को तंग करते थे और उसके बाद एक दिन उन्होंने जॉनी को मारने का प्लान बना लिया। उनमें से एक मजदूर ने जॉनी को ये कहा कि अगर तुम फायर टावर के ऊपर जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे खिलौने मिलेंगे। वो उस मजदूर की बात मान जाता है और वो फायर टावर के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो फायर टावर के पास जाता है वो मजदूर उसके ऊपर हमला कर देता है। जॉनी का चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और वो मजदूर उसके बाद अपना मास्क जॉनी के चेहरे पे लगा देता है। जॉनी के पिता को जब जॉनी की लाश मिलती है तो उसके पिता बहुत गुस्सा होते हैं और अगले दिन मजदूर उसके पिता को भी मार देते हैं। कंपनी वाले कोई झंझट चाहते नहीं थे, तो इसलिए किसी की भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई और दुकानें भी बंद करवा दी गई। मजदूरों को लगा कि ये सब खत्म हो चुका है, लेकिन ये सब बस एक शुरुआत थी, क्योंकि अगले दिन जितने भी मजदूर वहाँ मौजूद थे सब के सब मर गए और सब ने ये कहा कि मास्क पहन के एक हथियारा आता है जो कि सबको मारता है। लोगों का ये कहना था कि ये और कोई नहीं बल्कि जॉनी का भूत था। सारे मजदूरों को मारने के बाद जॉनी अपनी कब्र में चैन से जाके सो गया और उसे शांत रखने के लिए उसके कब्र में उसकी माँ के लॉकेट को लटकाया गया। लेकिन कहा यह जाता है कि
10 साल पहले फॉरेस्ट ऑफिसर की एक टीम ने उस लॉकेट को हटा दिया था और तब जॉनी ने जाग के उन सारों को भी मार दिया और उनके मरने के बाद जॉनी फिर अपने कब्र में जाके सो गया। आज भी अगर कोई वो लॉकेट जॉनी की कब्र से बाहर निकाल देगा तो जॉनी तब तक नहीं सोएगा जब तक वो उन सबको मार ना दे। इवेरन की बातें सुन के ट्रॉय हंस रहा है क्योंकि ट्रॉय ने उस लॉकेट को वहां से निकाल दिया था और अब ट्रॉय ने उस लॉकेट को अपनी गर्लफ्रेंड ट्रिश को दे दिया। कोई भी वहां पर इवेरन की बातों का यकीन नहीं कर रहा, लेकिन उन बेचारों को पता भी नहीं है कि वो हत्यारा यानी कि जॉनी उनके पीछे ही है और वो एक मौके की तलाश कर रहा है कि उसे एक मौका मिले और वो इन सबको मार देगा। रात बहुत हो चुकी है, सब कोई कॉटेज के अंदर चले जाते हैं। उनमें से एक ब्रॉडी नाम की लड़की और ईवा इवेरन को परेशान कर रहे हैं ये कह के कि मुझे पता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। यहाँ पर आने से पहले पेट्रोल पंप पे कुछ लड़कियां थी, तुम उनसे मिलना चाहते हो। इवेरन उनकी बातों से तंग आके वहां से चला जाता है और सबको ये लगता है कि शायद इवेरन पेट्रोल पंप जा रहा है, लेकिन इवेरन जंगल के बीचों बीच है। और अब बारी आती है इवेरन की मौत की। वो हत्यारा वहां पर आता है और इवेरन को तरपा तरपा के मार देता है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का एक खौफनाक खेल शुरू। अब धीरे धीरे सबकी मौत आएगी, लेकिन उससे पहले उस हत्यारे को कोई काम करना था। वो हत्यारा इवेरन की बॉडी को लेके फायर स्टेशन जाता है और जहाँ पर उसे उसका मार्क्स मिलता है। वो अपने मार्क्स को पहनता है, अपने हथियार को लेता है और अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है उन लोगों को मारने के लिए। अब वो जंगल के रास्ते उन लोगों के कॉटेज तक पहुंचने वाला है और अब सुबह हो चुकी है और हमें ये दिखाया जाता है कि ब्रॉडी और औरा नाम की लड़कियां घूमने के लिए जंगल में आई है। सबको तो यही लग रहा है कि इवेरन पेट्रोल पंप जा चुका है, किसी को ये पता भी नहीं है कि इवेरन अब मर चुका है। अब वो शैतान उन दोनों लड़कियों को देख लेता है और बारी बारी करके उन दोनों लड़कियों को तरपा तरपा के मार देता है। वो उन्हें एक ऐसी मौत देता है जिसका सपना उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। अब उन दोस्तों में से 3 की मौत हो चुकी है और बचे सिर्फ 4 है। वो शैतान अब कॉटेज की तरफ बढ़ता जा रहा है और तब वो ट्रिश और ट्रॉय की बात सुनता है। ट्रिश ट्रॉय को समझाने की कोशिश कर रही है कि ब्रॉडी और औरा उन्हें कहीं मिल नहीं रहे। ट्रॉय सबको समझाता है कि वो दोनों घूमने गए होंगे, कुछ देर के बाद आ जाएंगे, लेकिन ट्रिश का साथ देता है वहां पर कोल्ट नाम का लड़का। कोल्ट भी ट्रॉय को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन ट्रॉय किसी की बात नहीं मान रहा। जब ट्रिश जिद करना शुरू करती है तो ट्रॉय कार की चाबी जंगल के बीचों बीच फेंक देता है और वो चाबी मिलती है उस शैतान को। कोल्ट चाबी ढूंढने के लिए वहां तो आता है, लेकिन कोल्ट की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि वो उस शैतान के करीब नहीं आता। कोल्ट और ट्रॉय के बीच में लड़ाई होना शुरू होती है। ट्रॉय को शक था कि ट्रिश शायद कोल्ट को भी पसंद करती है और शायद वो उसे धोखा देके कोल्ट के पास चली जाएगी। ट्रिश के पास ट्रॉय को यकीन दिलाने का वक्त नहीं था। वो कोल्ट के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन जा रही थी ताकि वो मदद बुला के ला सके। वो दोनों तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन ट्रॉय और ईवा कॉटेज में अकेले हैं। वो हत्यारा उन सब की बातें सुन चुका है और उसे ट्रॉय को बाहर निकालने का एक रास्ता पता है। वो कार के हॉर्न पे जाके अपनी कुल्हाड़ी को रख देता है। हॉर्न बजने लगता है और ट्रॉय को ऐसा लगता है कि शायद कोल्ट उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। ट्रॉय बाहर की तरफ आता है, वो चिल्लाता है कि ये सब मत करो, मैं तुम्हें मार दूंगा। और ट्रॉय को तो पता भी नहीं कि वो हत्यारा उसके पीछे है, लेकिन इससे पहले वो हत्यारा ट्रॉय को मार देता। ईवा पीछे से गोली चला देता है और वो हत्यारा गिर जाता है। ट्रॉय बहुत डर चुका है और ईवा ट्रॉय को लेके यहाँ से भागने वाला है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने उस हत्यारे को मार दिया है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि वो हत्यारा गोली से मरने वाला नहीं। वो हत्यारा उठता है और सबसे पहले वो ईवा को मारता है और ईवा के मरने के बाद उसके निशाने पे है ट्रॉय। ट्रॉय को अब उस हत्यारे की कहानी पे यकीन हो चुका है। वो हत्यारा ट्रॉय को भी तरपा तरपा के मार देता है। अब उसे इंतजार है अपने अगले 2 शिकार का, यानी कि कोल्ट और ट्रिश का। उसे पता है कि ट्रॉय ने उसकी माँ का लॉकेट ट्रिश को दिया था, तो उसे ट्रिश को तो मारना ही पड़ेगा, तभी तो उसका लॉकेट उसे वापस मिलेगा। कुछ देर के बाद ट्रिश और कोल्ट भी वहां पर लौटते हैं। कोल्ट सबकी लाशें देख लेता है। वो समझ जाता है कि वो हत्यारा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इससे पहले वो ट्रिश या उसे मार पाता। ट्रिश और कोल्ट वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अब वो हत्यारा उन्हें छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसे पता है कि वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर के पास गए। लेकिन अब जॉनी को किसी बात की कोई फिक्र नहीं। उसके सामने जो भी आएगा वो उसे मार देगा। उसे बस अपनी माँ का लॉकेट चाहिए था, किसी भी कीमत पे, किसी भी हालात पे। वो जंगल के रास्ते फॉरेस्ट स्टेशन पे पहुंचता है जहाँ पर ट्रिश और कोल्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को सब कुछ बता रहे। फॉरेस्ट ऑफिसर उनसे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उस लॉकेट को जॉनी की कब्र से बाहर निकालने का। तुम्हारे वजह से जॉनी जागा है और अब वो किसी को छोड़ेगा नहीं। वो दोनों बहुत डरे हुए, वो दोनों माफी मांग रहे कि प्लीज हमें बचा लीजिए और फॉरेस्ट ऑफिसर उन दोनों को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। और तब सबकी नजर पड़ती है जॉनी पे। जॉनी भी वहां पर आ चुका है और अब जॉनी का शिकार वो तीनों बनने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जॉनी कुछ कर पाता, फॉरेस्ट ऑफिसर उसके ऊपर गोली चला देता है और जॉनी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। ट्रिश
टिश ऑफिसर से पूछती है कि क्या जॉनी मर चुका है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि ये मरा नहीं, ये अभी भी जिंदा है। गोलियां बस इसे बेहोश कर सकती है, मार नहीं सकती। कॉल्ट पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता? तब वो ऑफिसर बताता है कि तुमने वो कहानी तो सुनी ही होगी कि 10 साल पहले जॉनी जाग गया था और जॉनी ने फॉरेस्ट ऑफिसर की पूरी एक टीम को मार दिया। ये कहानी थोड़ी सी झूठी है। उस टीम में एक ऑफिसर बच गया था और वो ऑफिसर मेरे पापा थे। मेरे पापा ने जॉनी को बेहोश किया था और जॉनी को कब्र में डाल के उसकी कब्र के ऊपर उस लॉकेट को लटका दिया था ताकि जॉनी कभी भी अपनी कब्र से बाहर ना निकल पाए। लेकिन तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से जॉनी अब जाग चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं इसके हाथ पैर बांध के इसे कब्र के अंदर डालूंगा और उसके बाद उस लॉकेट को वहां पर लटकाऊंगा और फिर ऐसा इंतजाम करूंगा कि इसकी कब्र तक कोई पहुंच ना पाए। वो कॉल्ट से कहता है कि कॉल्ट तुम आके इसके हाथ पैर बांधो, अगर ये दोबारा जागेगा तो मैं दोबारा इसे गोली मार दूंगा ताकि ये कुछ वक्त के लिए शांत रहे। हमें इसे खींच के इसकी कब्र तक ले जाना पड़ेगा। कॉल्ट के अंदर हिम्मत नहीं बची। वो कहता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऑफिसर समझ जाता है कि कॉल्ट ये नहीं कर पाएगा, उसे ये काम खुद ही करना पड़ेगा। वो कॉल्ट से कहता है कि मैं 3 गिनने के बाद तुम्हें ये गन दूंगा और तुम गन लेके इसके पास खड़े रहना। अगर ये जागने की कोशिश करे तो इसे गोली मार देना। कॉल्ट मान जाता है। वो ऑफिसर गिनता है 1, 2 और 3 में जब वो गन कॉल्ट की तरफ बढ़ाता है तब वो शैतान जाग जाता है और वो गन को पकड़ लेता है। फॉरेस्ट ऑफिसर समझ जाता है कि ना वो खुद बचेगा ना इन्हें बचा पाएगा। वो टिश और कॉल्ट को कहता है कि यहाँ से भागो, अगर बचना चाहते हो तो इस जंगल से जितनी चाहे उतनी दूर निकल जाओ। टिश और कॉल्ट तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जॉनी के निशाने पे अब वो ऑफिसर है। वो ऑफिसर जॉनी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉनी उस ऑफिसर को घायल कर देता है। जॉनी चाहता तो उस ऑफिसर को एक आसान सी मौत दे सकता था, लेकिन अब जॉनी बहुत गुस्से में, उसकी माँ का लॉकेट उसे मिल नहीं रहा। वो उस ऑफिसर को अंदर की तरफ लेके जाता है और लकड़ी काटने की मशीन के ऊपर रख देता है। वो चाहता था कि वो ऑफिसर तरप तरप के मरे, उसका शरीर जब कटे तो उसे पता चले। जैसा जॉनी ने सोचा था वैसा ही हुआ, वो ऑफिसर तरप तरप के मर गया। और अब जॉनी ट्रिश और कॉल्ट के पीछे, वो पूरे जंगल में ट्रिश और कॉल्ट को खोज रहा है। ट्रिश और कॉल्ट उससे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जंगल जॉनी का इलाका है, वो यहाँ कब तक छुप पाएंगे। कॉल्ट को ये बात समझ में आ चुकी है कि वो दोनों इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। असलियत तो ये थी कि कॉल्ट दिली दिल में ट्रिश से प्यार करता था, लेकिन उसने आज तक ये बात ट्रिश को बताई भी नहीं थी। अब उसके पास मौका था अपने प्यार को साबित करने का। वो जानता था कि वो हत्यारा ट्रिश को तब तक जाने नहीं देगा जब तक कॉल्ट उस हत्यारे का ध्यान नहीं बटाएगा। वो ट्रिश को समझाता है कि मैं उसका ध्यान बटाता हूँ और तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। मैं भी उस हत्यारे को चकमा देके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। ट्रिश कॉल्ट को मना करती है, लेकिन कॉल्ट ट्रिश की बात नहीं सुनता। वो उस हत्यारे के पीछे आ जाता है और उसके बाद जॉनी कॉल्ट को तरपा तरपा के मार देता है। ट्रिश ये सब देख रही है और अब ट्रिश को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसका ध्यान उसके लॉकेट की तरफ जाता है और वो समझ जाती है कि वो हत्यारा उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक ये लॉकेट उसे मिल ना जाए। वो उस लॉकेट को एक डब्बे के ऊपर रख के उस जंगल से भागती है और तब तक भागती रहती है जब तक वो उस जंगल से बाहर ना निकल पाए। ट्रिश की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि उसे एक कार मिल जाती है। उस कार में एक औरत थी और वो ट्रिश को देखती है कि ट्रिश बहुत घायल है। वो औरत काफी अच्छी थी और वो ये फैसला करती है कि वो ट्रिश की जान बचाएगी। ट्रिश की हालत बहुत खराब है, वो बोलने तक के काबिल नहीं है। वो औरत को ऐसा लगता है कि शायद ट्रिश के ऊपर किसी जानवर ने हमला कर दिया है। ट्रिश भी उस औरत को असलियत नहीं बताती कि उसके साथ जंगल में क्या क्या हुआ है। उसके सारे दोस्त मर चुके हैं और अब ट्रिश को पता भी नहीं है कि वो हत्यारा जिंदा है या फिर वो उसके पीछे आ रहा है। ट्रिश बहुत डर चुकी है। ट्रिश तो वहां से निकल जाती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जॉनी ने अपने लॉकेट को उठा लिया है और शायद अब कुछ सालों के लिए जॉनी सो चुका है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इस जंगल में जो भी दोबारा आएगा वो जिंदा बच के जा नहीं पाएगा। क्या आप लोग भी ऐसे किसी जंगल में जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।